नमस्कार दोस्तों, DFA IS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पॉलिटी की क्लास को हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो सेंट्रल लेजिस्लेशन पढ़ रहे थे हम, उसका कुछ भाग कंप्लीट कर लिया था हमने, और आज जो बचा हुआ पार्ट है उसका कुछ भाग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमने कर लिया था कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए उम्मीदवार की उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, उनके लिए आयु निर्धारित की गई है कि 25 वर्ष लोकसभा के लिए है और 30 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति नहीं होना चाहिए राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने। लोकसभा नवनिर्वाचन के पश्चात अपनी पहली बैठक में, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन करते हैं। तो इसमें सीधी बात ये कही गई है कि जो लोकसभा का नया निर्वाचन होगा, प्रथम बार जब लोकसभा निर्वाचित होकर आएगी, तो उसमें जो अध्यक्षता करेंगे वो वरिष्ठतम सदस्य करेंगे, ठीक है। और यही वरिष्ठतम सदस्य का कर्तव्य होगा कि वे लोकसभा के अध्यक्ष का चयन करवाएं, मतलब जो चुनाव की प्रक्रिया है वो संपन्न करवाएं। तो ये जिम्मेदारी रहती है वरिष्ठतम सदस्य को कि लोकसभा के अध्यक्ष का चयन करवाएं, मतलब चुनाव की प्रक्रिया उसे संपन्न करवाएं। तो ये वरिष्ठतम सदस्य का कर्तव्य है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिमय चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। तो इसमें कहा गया है कि योग्यता अयोग्यता से संबंधित जो विवाद होगा, ये जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो इससे संबंधित जो योग्यता अयोग्यता से संबंधित जो विवाद है उसका निर्णय चुनाव आयोग के परामर्श से, ठीक है। जो आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है 324 में, तो इसके अंतर्गत क्या है, चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति इसका निर्णय करेंगे योग्यता अयोग्यता से संबंधित। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो योग्यता अयोग्यता है उसके अंतर्गत इसका निर्णय राष्ट्रपति करेंगे, चुनाव आयोग के परामर्श से करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, एक बात और याद रखना है, जो दल बदल के आधार पर जो योग्य अयोग्य का निर्णय है दल बदल से, तो इसमें अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति उसमें करते हैं राज्यसभा में, ठीक है। यदि लोकसभा का कोई सदस्य है तो उससे संबंधित निर्णय अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा से संबंधित कोई व्यक्ति है तो उसके संबंध में निर्णय सभापति करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। तो इसमें यही कहा गया है, कोई सदस्य हो सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है, तो सदन की अनुमति नहीं ली किसी सदस्य ने और 60 दिन से अधिक वो अनुपस्थित रहा सदन में, तो सदन को ये अधिकार है कि वो सदस्य की सदस्यता रिक्त कर सकते हैं, ठीक है, सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। तो ये अधिकार दिया गया है यदि कोई सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है सदन के सभी अधिवेशनों में बिना बताए, ठीक है। संसद सदस्यों को दिए गए विशेषाधिकारों के अंतर्गत किसी भी संसद सदस्य को अधिवेशन के समय या समिति जिसका वह सदस्य की बैठक के समय अथवा अधिवेशन या बैठक के पूर्व या पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। तो इसमें कहा है कि संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार है कि उन्हें गिरफ्तारी से मुक्ति दी गई है। और ये मुक्ति क्यों दी गई है? क्योंकि संसद की जो सदन है वो सुचारू रूप से कार्य कर सके और उसमें कोई दखलंदाजी ना हो, ठीक है। इसलिए कि जो संसद का जो कार्य निर्धारित किया गया वो समय पर हो सके और उसमें सभी भागीदारी कर सके, इसलिए 40 दिन की गिरफ्तारी, जो सत्र शुरू नहीं हुआ है उसके 40 दिन पहले और सत्र के बाद 40 दिन तक, ठीक है। तो ये गिरफ्तारी से उन्मुक्ति दी गई है सदस्यों को। लेकिन ये देखिए नीचे कहा गया, संसद सदस्यों को दी गई यह जानकारी, जो गिरफ्तारी से उन्मुक्ति केवल
सिविल मामलों में आपराधिक मामलों अथवा निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो संसद सदस्यों को जो गिरफ्तारी से उन्मुक्ति दी गई है वो केवल सिविल मामलों तक सीमित है। ऐसा नहीं है कि एक क्रिमिनल कोई कार्य करते हैं और उसमें भी इन्हें गिरफ्तारी से उन्मुक्ति हो, या कोई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है कोई और उसे निवारक निरोध के अंतर्गत जो गिरफ्तार किया गया है किसी सदस्य को, तो उस संदर्भ में भी इन्हें उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जाती। इन्हें उन्मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सिविल मामलों में इन्हें उन्मुक्ति दी गई। 40 लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष संसद के जीवन काल तक अपना पद धारण करते हैं। अध्यक्ष दूसरी बार नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक अपने पद पर बना रहता है। तो इसमें यही कहा गया है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष संसद के जीवन काल तक अपना पद धारण करते हैं। तो जब तक संसद रहती है, मतलब लोकसभा 5 वर्ष तक रही और राज्यसभा 6 वर्ष तक रही, तो यहाँ तक ये अपना पद धारण करते हैं। अध्यक्ष दूसरी बार नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक अपना पद पर बना रहता है। तो जो प्रथम बैठक होती है, नई लोकसभा निर्वाचित हुई, उसकी प्रथम बैठक हुई, तब तक अध्यक्ष अपना पद धारण किए हुए रहता है। फिर उसके बाद जो नए अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होता है। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो अपना पद त्याग करेंगे। तो यानी कोई सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष है और लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, किसी कारणवश चुनाव हार जाता है, तो वो अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, पद त्याग कर देंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। तो इसमें कहा गया है कि जो भी अध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, यानी ये एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता है। ठीक है, बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो तुरंत प्रक्रिया चालू कर दी, 14 दिन की पूर्व सूचना भी आवश्यक होती है। अध्यक्ष निर्णायक मत देने का अधिकार है अध्यक्ष को। तो इसमें कहा गया है कि यदि मत बराबर हुए, मत बराबर, तो इसके बाद क्या होता है, निर्णायक मत होता है। यदि दोनों पक्षों में मत बराबर है तो निर्णायक मत होगा, यानी कि निर्णायक मत कि जो कि किस पक्ष में मत जाना चाहिए निर्णय। तो इसमें क्या है, अध्यक्ष को यह अधिकार है कि निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं, यानी वो किस तरफ निर्णय को सपोर्ट करते हैं तो ये अध्यक्ष कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे निर्णायक मत कहते हैं। जब मत बराबर स्थिति में होते हैं तो अध्यक्ष अपना मत प्रस्तुत करता है, उसे निर्णायक मत कहते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा उसका निश्चय अंतिम होता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है अथवा उसका निश्चय अंतिम होता है। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, वो ही बताएंगे कि धन विधेयक है या नहीं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो जब भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, साधारण विधेयक के मामलों में होती है अधिकांश, तो वहाँ अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है तथा राज्यसभा अपना एक उपसभापति भी निर्वाचित करती है। तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जब भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो ये राज्यसभा का सभापति बन जाता है। ठीक है, और राज्यसभा अपना एक उपसभापति निर्वाचित करती है। उपसभापति का चुनाव वैसे ही होता है जैसे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होता है, उसी प्रकार राज्यसभा में एक उपसभापति होते हैं, उनका निर्वाचन होता है। साधारण विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो इसमें कहा गया है साधारण विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी प्रस्तुत करते हैं साधारण विधेयक को आप। ठीक, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है तथा धन विधेयक में राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि धन विधेयक है
केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। धन विधेयक में राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में अधिक अधिकार नहीं है। उन्हें केवल थोड़ी बहुत सहमति दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अधिक अधिकार नहीं है राज्यसभा। ठीक है, धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ही पूछ सकती है। ठीक, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में वर्णित है तथा धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन में अपनी सिफारिशों के साथ वापस कर देती। तो मैंने बताया आपको कि राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं धन विधेयक के मामले में, और 14 दिन में अपनी सिफारिशों के साथ वापस कर देती है धन विधेयक। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। कुछ भाग इसका बचा हुआ है तो हम आगे कंप्लीट कर लेंगे इसको, और ऐसे ही हम पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। हमारी कई क्लास हो चुकी हैं। जब भी आप DFAIS सर्च करेंगे तो वहाँ पॉलिटी की क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है कोई क्लास छूटे नहीं। इस पर हिस्ट्री की क्लास भी उपलब्ध है, और पूरी एक क्रम में उपलब्ध हैं क्लासेस, और हिंदी की क्लास भी इस पर उपलब्ध है। जो SI वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और MPPSC मेंस पेपर 5 के लिए भी सपोर्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।